मॉर्निंग बच्चों, 6th क्लास। चलिए विज्ञान विषय में 8वां पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, उसी को आगे बढ़ाते हैं। शरीर में गति और बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है आपका, क्योंकि अलग अलग जीवों के शारीरिक भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए उनके पोषण के तरीके अलग अलग होते हैं, गति करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। किस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारा कंकाल तंत्र, उसमें उपस्थित हड्डियाँ। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो शरीर में गति में देखिए कंकाल तंत्र की कुछ और अस्थियां देखेंगे हम लोग। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। कौन सी अवस्था है ये? श्रोणीय अवस्था। ये कूल्हे की अस्थि है बच्चों। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना होती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। ये ढांचा बनाती है एक अपना। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो संरचना स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो है वो भाग देखो आप, ये अस्थियाँ, और यहाँ इसी के नीचे आपकी टांगे दोनों जुड़ेंगी इसी मेखला में, जिसको श्रोणी मेखला कहते हैं। चलो अब खोपड़ी देखते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। सब जानते हैं खोपड़ी में अस्थियां हैं, एक दूसरे से जुड़ी है। चित्र 8.14 देखिए। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, जो ब्रेन है हमारा, जो मस्तिष्क है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी करती है। और इसमें कई हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, जुड़ करके ये बनी है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। और यहाँ से आप देख लीजिए खोपड़ी, मानव खोपड़ी है ये। अच्छे से बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है बच्चों हमने अपने कंकाल तंत्र की। अब कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं, यानी इन अस्थियों के अलावा कुछ और भी है जो कंकाल में जुड़ा है, जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज, उपास्थि। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, अपने नाक को मोड़िए, आप अपने कान को मोड़िए, कुछ हद तक वो मुड़ जाता है ना। तो ये मुड़ने वाली हड्डी कैसी आ गई? हड्डी तो नहीं मुड़ती है, लेकिन ये हड्डी नहीं है, ये उपास्थि है। ठीक है, लचीली होती है संरचना में। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? हाँ, थोड़ा कठोर है लेकिन मोड़ा जा सकता है। चित्र 8.15 में देखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें देखिए कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। कर्णपाली देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ से, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? आपकी जो लोर है कान की, उसको दबाएंगे तो उसमें और ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है क्या उंगलियों से दबाने पर? देखिए दबाकर। चित्र 8.16। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली यानी नीचे कान का निचला हिस्सा है वो? परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अर्थात क्या कहने का अर्थ हुआ बच्चों? कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव कंकाल में केवल हड्डियाँ ही नहीं हैं, हड्डियों के साथ साथ में संधि, जोड़ और उपास्थियाँ भी है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं, यानी स्वच्छ चित्र बनाएं। अब आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। देखो बच्चों, अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या अस्थियां गति करती हैं तो अपने आप स्वतः ही करती हैं या उनकी कोई मदद करता है? कौन गति करने में हेल्प करता है अस्थियों की? तो देखो, हमने अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। मुट्ठी बना लिए और अंगूठा खुला रखना आपको, और इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए इस तरह से। देख रहे हो आप, ये देखिए मुट्ठी बना करके और कोहनी से मोड़ करके कंधे को छूना है। तो अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। देख रहे हो आप, यहाँ देखिए, ये आपकी पेशियां हैं। ये जो है लाल रंग की संरचना आपको दिख रही है, ये जोड़ों के पास में, इनको पेशियां कहते हैं, मसल्स। चित्र 8.17। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं?
दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। ऊपरी भुजा में देखो बच्चों, जब कोहनी से आप हाथ मोड़ते हो, मुट्ठी बंद करते हो, तो ऊपरी भुजा जो है वो आपकी कुछ फूल जाती है, ठीक है, और एक संरचना बाहर की तरफ दिखती है आपको। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? बिल्कुल सब करके देख सकते हो, मुट्ठी बंद करके, और अपना कोहनी से हाथ मोड़ेंगे तो ऊपरी भुजा या कंधे के पास से जो है वो ऐसा लगेगा मांस फूल गया वहाँ से। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। ये जो उभार है ना, यही पेशी है, ठीक है। संकुचित यानी लंबाई में कमी, सिकुड़ जाना। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती है। जब आपने हाथ को मोड़ा तो पेशियां संकुचित हो गई, यानी लंबाई में छोटी हो गई, सिकुड़ गई। सिकुड़ने के कारण पेशियां उभर गई, बाहर की साइड दिखने लगी। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए, फिर सीधा कीजिए, तो पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में? नहीं, ये शिथिल हो जाएंगी बेटा, रिलैक्स हो जाएंगी और अपनी मूल अवस्था में, मूल लंबाई में वापस आ जाएंगी। इसीलिए वो उभार जो सूजन थी वो खत्म हो जाएगी अवस्था में है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। यानी जब चलते या भागते हो तब भी आपकी जो पैर की पेशियां हैं वो संकुचित होकर बाहर की साइड दिखने लगती है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है, अस्थि को खींचेगी ये, क्योंकि ये अस्थि से जुड़ी हुई होती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि हमारी जो कंकाल तंत्र की अस्थियां हैं वो पेशियों की सहायता के बिना गति नहीं कर सकती हैं। तो पेशियां चाहिए, कंकाल तंत्र की अस्थियों को गति कराने के लिए पेशियां चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से दो पेशियां कार्य करती हैं। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और युगल यानी जोड़े की दूसरी पेशी शिथिल यानी लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, ठीक है। लंबाई में बढ़कर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। मतलब लंबाई में बढ़ेगी तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। आगे बढ़ोगे आप तो जोड़े की दोनों अस्थियों में से एक सिकुड़ेगी और एक फैल जाएगी। सिकुड़ेगी तो अंग खींच करके आगे वाली पेशी की दिशा में चले जाएगा। अब अंग को जब पुनः अपनी पूर्व दिशा में लेके आना है तो अब क्या होगा? जो सिकुड़ी थी पेशी वो फैलेगी और जो फैली हुई थी वो वापस सिकुड़ेगी, जिससे अंग अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो गई है। मैंने कहा ना, युगल में दो पेशियां होती है जोड़े में किसी भी अंग को गति कराने के लिए। जब एक पेशी सिकुड़ती है तो जहाँ पेशी सिकुड़ेगी अंग उसी दिशा में गति करेगा, और ठीक उस समय दूसरी पेशी को शिथिल होना पड़ेगा यानी फैलना पड़ेगा। जब अंग को पूर्व दिशा में गति करानी होती है तो पहली पेशी जो सिकुड़ी थी वो फैल जाती है और जो फैली हुई थी वो वापस सिकुड़ जाती है, यानी विपरीत क्रिया होती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती, पुश नहीं कर सकती है, केवल अपनी दिशा में खींच सकती है पेशियाँ। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आगे खींचने के लिए और एक बार पीछे खींचने के लिए, ठीक है। इसीलिए दो अस्थियां हमेशा एक अंग को गति कराने के लिए बच्चों संयुक्त रूप से यानी जोड़े के रूप में कार्य करती है साथ साथ। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? भाई गति क्या पेशियों और अस्थियों के बिना नहीं हो सकती है? दूसरे जंतु किस प्रकार गति करते हैं जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? स्नेल जो होता है और केंचुआ होता है उसमें कोई हड्डी देखी क्या बच्चों आपने? नहीं ना, तो फिर गति तो वो भी करते हैं। तो आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन जंतुओं की गतियों का अध्ययन, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो सांप हो, चाहे केंचुआ हो, इनकी गतियों का अध्ययन जो है हम लोग कैसे करेंगे? कल के वीडियो में करेंगे बच्चों। और इससे पहले आपको यहाँ से आपके होमवर्क में क्या करना है? आपके होमवर्क में ये करना है कि किस तरह से पेशियों की सहायता से कोई भी अंग गति करता है उसकी विधि लिखनी है। और वो विधि यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो अस्थियाँ एक साथ संकुचित होती हैं, एक साथ कार्य करती हैं। यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है इसको, कि ये विधि है। खिंच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती, पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी शिथिल हो जाती है। ये पूरी विधि आएगी कि पेशियों के द्वारा कोई भी अंग किस प्रकार से गति करता है। तो ये आपको एज ए होमवर्क नोटबुक में करना है। और बाकी के जीव जो जिनके अंदर अस्थियां नहीं पाई जाती है वो कैसे गति करते हैं ये कल के वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।